लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपको सॉल्व करवा दिए थे। आगे के प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं, जो पेज नंबर 315 पर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये भी पेज नंबर 315 पर है। और इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो राजस्थान बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको सुनाता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे, 100 वोल्ट के समान विभवांतर से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन तथा एक एल्फा कण से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। ये दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य से संबंधित जो फॉर्मूले हैं वो हमने आपको पीछे सॉल्व करवा दिए हैं। इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, प्रोटॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए, एल्फा कण के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए, ये सॉल्व हमने पीछे आपको न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले आपको डेरिवेट करा दिए हैं। तो उन्हीं फॉर्मूलों का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को इसकी वैल्यू लिखते हैं और फिर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ से जो प्रश्न से दिया गया है उसको ऊपर यहाँ पर लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार ये देखिए 100 वोल्ट के समान विभवांतर से, तो 100 वोल्ट का समान विभवांतर दे रखा है। किस किस के लिए दे रखा है? इलेक्ट्रॉन के लिए और एल्फा कण के लिए। 100 वोल्ट के समान विभवांतर पर दोनों एल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही एक्सीलरेट हो रहे हैं। तो वहां पर हमें दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। तो यहाँ पर विभवांतर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए विभवांतर कितना होगा, V बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 वोल्ट। तो V बराबर मैंने यहाँ पर 100 वोल्ट लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन के लिए और एक एल्फा कण से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ये हमें यहाँ पर निकालनी है। तो लैम्डा ई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला इसके लिए हम पहले डेरिवेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला देखिए, यहाँ से लैम्डा ई बराबर हो जाएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, और यहाँ से ये एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ से लैम्डा ई बराबर 12.27 बटे अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये हम पीछे डेरिवेट कर चुके हैं इसको। तो लैम्डा ई यहाँ पर है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, वी की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट है, और यहाँ पर एंगस्ट्रॉम ये लगा दिया। तो यहाँ से देखेंगे आप 12.27 बटे कितना हो जाएगा 10, अंडर रूट 10 का अंडर रूट 100 है, इसको लेंगे सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। ये यहाँ से एंगस्ट्रॉम आ जाएगी यूनिट इसकी। तो लैम्डा ई बराबर कितना हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी वैल्यू होगी। लैम्डा ई बराबर 1.227 एंगस्ट्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य हो गई। ये इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में जो पूछा गया है वो एल्फा पार्टिकल है, उससे रिलेटेड दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पूछी है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट, यहाँ से एल्फा कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य यहाँ से ये निकालनी है हमें, और यहाँ पर लैम्डा एल्फा क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ से, उसके लिए भी हम फॉर्मूला डेरिवेट कर चुके हैं। लैम्डा एल्फा बराबर 0.101 अपॉन अंडर रूट वी और एंगस्ट्रॉम, ये है लैम्डा एल्फा बराबर 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम ऊपर से इसको इरेज करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया था। अब सेकंड पार्ट में एल्फा पार्टिकल के लिए हमें दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकालनी है, तो फॉर्मूला नीचे हमने लिख दिया है। अब इसको, इसकी थ्योरी को यहाँ से हटा देते हैं। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो लैम्डा एल्फा बराबर 0.101 अपॉन अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम, ये है
और V की वैल्यू देखिए यहाँ पर दे रखी है, विभवांतर दे रखा है, कितना वोल्ट दे रखा है 100 वोल्ट। तो यहाँ से 100 वोल्ट अप्लाई कर देंगे तो 0.101 अपॉन कितना हो जाएगा √100 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब इसको लैम्डा अल्फा बराबर यहाँ से 0.101 √100 है, इसका वर्ग लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पर एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से लैम्डा अल्फा अब 10 से डिवाइड कर दो इसमें बस, तो ये हो जाएगा 0.0101 एंगस्ट्रॉम। ये अल्फा पार्टिकल की तरंगदैर्घ्य आ जाएगी, द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य लैम्डा अल्फा बराबर 0.0101 एंगस्ट्रॉम। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में क्या निकाली हमने, अल्फा पार्टिकल की तरंगदैर्घ्य क्या निकाली, और उसकी इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य क्या निकाली है, लैम्डा ई बराबर 1.227 एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य आ गई ये वाली, और अल्फा पार्टिकल की कितनी आ गई 0.0101 एंगस्ट्रॉम। ये अल्फा पार्टिकल की तरंगदैर्घ्य आ गई। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आंकिक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 319 पर, और इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ये आंकिक जितने भी आंकिक प्रश्न हैं वो सभी 319 पेज पर हैं, ठीक है, न कि 315 पर, 319 पेज पर हैं, जरा देख लेंगे बुक में। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है और पेज नंबर 319 पर है, और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 वाट के एक बल्ब से, एक बल्ब है जिसकी जो शक्ति है वो कितनी है 20 वाट है। 20 वाट के एक बल्ब से 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। बल्ब से प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में, 1 सेकंड कह दें या प्रति सेकंड कह दें, बल्ब से प्रति सेकंड में उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोबारा इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के सॉल्व करते हैं कि 20 वाट के एक बल्ब से 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। बल्ब से प्रति सेकंड में उत्सर्जित या 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो बल्ब है उसकी शक्ति दे रखी है, और उससे उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आवृत्ति दे रखी है, और 1 सेकंड में उससे कितने फोटोन निकलेंगे ये हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ से देखिए प्रश्नानुसार बल्ब की शक्ति P बराबर दे दी है 20 वाट, ठीक है, 20 वाट दे दी। आवृत्ति दे दी है, यहाँ पर आवृत्ति लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू होती है, आवृत्ति 5 × 10⁻14 हर्ट्ज दे रखा है, और समय दे रखा है, इसमें समय स्मॉल t बराबर दे रखा है 1 सेकंड दे रखा है, ठीक है। फोटोनों की संख्या पूछी है, फोटोनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमें प्रश्न से दे रखे, क्वेश्चन में दे रखे, वो हमने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ से सूत्र देखें, कुल शक्ति या कुल ऊर्जा ले लीजिए, चलिए कुल ऊर्जा से करते हैं। कुल ऊर्जा बराबर n मतलब फोटोनों की संख्या एवं एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब कुल ऊर्जा कितनी होती है, कुल ऊर्जा तो आप जानते ही हैं कि कैपिटल E होती है, और ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय, ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय। शक्ति कितनी है P है, और समय को किससे T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इंटू T हो गया, बराबर N इंटू कुल ऊर्जा क्या होगी H न्यू, ये ऊर्जा हो जाएगी। तो P इंटू T बराबर N इंटू H न्यू, ये बन जाएगा। हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से, तो N बराबर क्या हो जाएगा P इंटू T अपॉन H न्यू, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फोटोनों की हमें संख्या इससे निकालनी है, तो n जब निकालेंगे तो P इंटू टी अपॉन H न्यू यहाँ से, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, P की वैल्यू पुट कर दो, T की, H की और न्यू की। तो H की वैल्यू तो आप जानते ही, मैं यहाँ लिख देता हूँ वैसे तो, ठीक है ना, ये तो याद भी करनी पड़ेगी, वैसे न्यूमेरिकल में भी आपको मिल सकती है। तो यहाँ से 6.62 और 10⁻34 जूल सेकंड ये बन जाएगी। तो यहाँ से P की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो P की वैल्यू कितनी है 20
पार्ट है और t बराबर कितना है 1 सेकंड दे रखा है, ठीक है ना। h की वैल्यू 6.62 और 10 पावर माइनस कितनी 34 और न्यू की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 5 गुणा 10 की घात 14, ठीक है। ये सॉल्व करनी है तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए, 5 से इसको 4 बार काट दीजिए तो 4 बार कट गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो हमने ऊपर लिख ही लिया है और इस क्वेश्चन को यहाँ से इसकी थ्योरी को हटा देते हैं। तो ये देखिए ऊपर हम सॉल्व कर देंगे इसको, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी वो n बराबर आ जाएगी 4/6.62 ये आ जाएगा और नीचे पावर कितनी होगी -34 है और +14 है तो कितनी रह जाएगी -20 रह जाएगी, ठीक है। 10 की पावर -20 इतने रहेगा। n बराबर 4/6.62 गुणा 10 की घात 20 माइनस के, ठीक है। अब ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात प्लस के 20 हो जाएंगे और यहाँ रह जाएगा 6.62, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे एक पावर यहाँ से इसमें ले लीजिए तो n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 40 गुणा 10 की घात कितनी हो गई 19/6.62 ये रह गया, ठीक है। क्योंकि हम फोटोनों की संख्या निकाल रहे हैं तो हम पीछे भी आपको इस चीज को बता चुके हैं कि फोटोनों को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता, फोटोनों को बांटा नहीं जा सकता। फोटोनों की जो संख्या है वो कभी भी बटे में नहीं आएगी, जैसे 1/2, 3/4 या 1 से 1/4, ठीक है ना। तो उसका वितरण संभव नहीं है, बांटा नहीं जा सकता, इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से पावर में आएगी वो वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो n बराबर लगभग हम इसको लिख सकते हैं पूरे को 40/6.62 तो ये आ जाएगी 6 के आसपास, इसको मान लेंगे। अगर दशमलव में भी संख्या आती है तो उसको पूरा हमें करना है तो 6 गुणा 10 की घात कितनी हो गई 19, तो ये फोटोनों की संख्या होगी, जो बल्ब से उत्सर्जित फोटोन है उसकी संख्या क्या होगी n बराबर 6 गुणा 10 की घात 19, ये इसका आंसर आएगा। और हम जानते हैं कि अगर हम संख्या निकालते हैं किसी चीज की तो उस पर क्या आएगा कोई भी यूनिट नहीं होती उसकी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी तो n बराबर क्या होगा 6 गुणा 10 की घात 19 आएगा और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, दैट इज आंसर। ये बीच में हमने क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ दिया अभी, उसका कारण हम बताते हैं आपको कि वो जो क्वेश्चन है वो डेविसन जर्बर प्रयोग पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो जो डेविसन जर्बर जो एक्सपेरिमेंट है वो अभी हमने आपको सॉल्व नहीं कराया है, उसको जब सॉल्व कराएंगे उसके जस्ट बाद उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो हम डेविसन जर्बर वाले क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नंबर 6 है अभी हमने उसको छोड़ दिया है, उसके एक्सपेरिमेंट के जस्ट बाद उसको सॉल्व आपको करवा दिया जाएगा। तो यहाँ से देखें हमने क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम 7 क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। और ये पेज नंबर 319 पर है, सभी यहाँ के क्वेश्चन वो पेज नंबर 319 पर है बुक में आपकी। तो यहाँ से देखिए मैं इसको पढ़ता हूँ और इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एक गतिशील इलेक्ट्रॉन के संवेग के x घटक में अनिश्चितता 13.18 गुणा 10 की घात -30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। स्थिति तथा वेग के x घटक में अनिश्चितताओं की गणना कीजिए, ठीक है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या है मोशन में है, गतिशील अवस्था में है, तो उसके संवेग के x घटक में x में दे सकता है, y में दे सकता है, z घटक में दे सकता है, किसी में भी दे सकता है। तो यहाँ पर x घटक में अनिश्चितता दे रखी है और वो भी किसमें संवेग में। तो यहाँ से लिखा हुआ है कि एक गतिशील इलेक्ट्रॉन के संवेग में के x घटक में अनिश्चितता कितनी दे रखी है 13.18 गुणा 10 की घात -30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। स्थिति देखिए यहाँ से जो पूछ रहा है आगे, स्थिति का मतलब है डेल्टा x। स्थिति तथा वेग के x घटक में अनिश्चितताओं की गणना कीजिए, ये कह रहा है। तो कहने का अर्थ हमारा इतना है कि यहाँ पर अनिश्चितता यदि शब्द आ जाता है, अनिश्चितता वर्ड आ जाता है, तो आप समझ लीजिए अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि वहाँ पर आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ही अप्लाई करना है, क्योंकि उसमें ही वर्ड आ रहा है अनिश्चितता का सिद्धांत। तो और यहाँ पर अनिश्चितता जो आ रही है, अनसर्टेनिटी जो आ रही है, तो उसी के आधार पर हम इसको देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है न्यूमेरिकल के लिए। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को हम इसमें अप्लाई कर देंगे, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं, जो जो प्रश्न में दे रखा है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे।
एक गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए, एक गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए x घटक है और संवेग के x घटक में अनिश्चितता, यहां पर लिखेंगे संवेग होता है डेल्टा px में अनिश्चितता हो सकती है, तो इसको हम डेल्टा px से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि x डायरेक्शन में ले रहे हैं तो x लगाएंगे, y में तो y और z में तो z, तो x घटक वाली बात हो रही है, तो यहाँ पर डेल्टा px हो जाएगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 13.18 गुणा 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये दे रखी है। स्थिति तथा वेग के घटक में अनिश्चितता पूछी है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर निकालेंगे स्थिति में अनिश्चितता। स्थिति में अनिश्चितता जो होती है वो डेल्टा x होती है, डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा x को हमें यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनिश्चितता वर्ड आया, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ पर अनिश्चितता वाली बात आ जाए वहाँ पर हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लगा देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से, तो ये जो होता है वो डेल्टा px इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको भी हम कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें एक वैल्यू होती है h क्रॉस की जो वैल्यू होती है वह h/2 होती है। तो यहाँ पर h×2 लिख दें इसको, या h/4 लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, तो h×2 लिखते हैं या h/4। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों यहाँ पर लगे हुए हैं ये साइन। ठीक है, तो आप देखिए इसको यहाँ पर हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, डेल्टा px इंटू डेल्टा x, और यहाँ पर बराबर का साइन लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ h/ कितना हो जाएगा 4। इस फॉर्मूले को यहाँ से निकालेंगे और डेल्टा x हमें निकालना है, तो डेल्टा x के रूप में क्या हो जाएगा, डेल्टा x बराबर h/4 इंटू डेल्टा px। यहाँ से इसमें ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, फिर इसके सेकंड पार्ट को भी करेंगे। अब ये फर्स्ट पार्ट के लिए फॉर्मूला निकल गया है, एक गतिशील इलेक्ट्रॉन के संवेग के x घटक में अनिश्चितता, तो x घटक में अनिश्चितता दे रखी है 13.18 गुणा 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। स्थिति तथा वेग के x घटक में अनिश्चितताओं की गणना कीजिए। तो स्थिति में अनिश्चितता पूछी है, संवेग में पहले दे रखी है, न्यूमेरिकल में ये वैल्यू दे रखी है, और डेल्टा x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ पर लिखा है एक गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए संवेग में जो अनिश्चितता वो डेल्टा px होती है 13.18 गुणा 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फर्स्ट पार्ट है, स्थिति में अनिश्चितता हमें ज्ञात करनी है डेल्टा x, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये अनिश्चितता जो वर्ड है उसके आधार पर हम फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई कौन सा करना है। तो यहाँ से अनिश्चितता जो वर्ड आता है वो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में आता है, तो यहाँ से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से ये लिख दिया। तो डेल्टा px इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4, ये फॉर्मूला होता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। जहाँ हम h× की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन h× बराबर होता है h/2। ठीक है, तो अब इसको हमने लिखा तो हमने बराबर के रूप में इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। तो डेल्टा px इंटू डेल्टा x बराबर h/4। तो डेल्टा x निकालना है, तो डेल्टा px नीचे चला जाएगा इसके, तो डेल्टा x बराबर h/4 इंटू डेल्टा px, ये बन जाएगा। अब ऊपर से इसकी थ्योरी को हम थोड़ा सा हटा देते हैं, तो ये थ्योरी हमने यहाँ से हटा दी। तो ये देखिए क्या होगा कि डेल्टा x निकालना है, तो डेल्टा x बराबर h प्लांक नियतांक है, इसकी वैल्यू आपको पता है 6.62 और 10⁻34, ये इसकी वैल्यू हो जाती है, और 4 है, और यहाँ से पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगी, और यहाँ से डेल्टा px की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, ये देखिए ये डेल्टा px की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से 30.18
इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा -30, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा इस लाइन को भी हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा 6.62 और 10 पावर -34 तो ऊपर है, और पावर को यहाँ से यहाँ ले जाइए तो नीचे जो माइनस पावर की 30 है माइनस की, वो ऊपर जा करके प्लस की हो जाएगी, तो +30 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 4 से 3.14 का गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 12.56 गुणा यहाँ से आ जाएगा 13.18। ठीक है, अब हमें ये सॉल्व करना है, इतना ये सॉल्व करना है, तो नीचे इन दोनों का गुणा करना है और 6.62 में डिवाइड करना है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि ऊपर जो पावर रह जाएगी वो रह जाएगी 6.62 और 10 टू द पावर माइनस कितनी रहेगी 4। ठीक है, अब यहाँ पर 12.56 गुणा 13.18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक पावर माइनस की ओर बढ़ा दें, तो यहाँ से दशमलव, ये 6 पॉइंट के बाद जो दशमलव लग रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 66.2 और गुणा 10 की घात -5 बन जाएगी, और इन दोनों का गुणा करेंगे 12.56, ये आप गुणा खुद कर लेना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है आपको अब आकर के ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद, तो ये जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ, ये लगभग में आंसर आएगा 0.40 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, और ये डेल्टा x, ये स्थिति में अनिश्चितता है और इसकी यूनिट आएगी मीटर। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। अब सेकंड आंसर की बात कर रहे हैं हम कि इसके इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला आगे चलते हैं सेकंड पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट को हटा देते हैं, तो सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ से ये सेकंड पार्ट है, वेग में अनिश्चितता। वेग में अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता होती है डेल्टा Vx, और ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक सूत्र होता है, देखिए, संवेग बराबर, ये 11वीं क्लास में संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, ये एक सूत्र है। अगर संवेग में अनिश्चितता लेंगे तो वेग में भी अनिश्चितता इधर आ जाएगी, तो अनिश्चितता वर्ड और बढ़ा दीजिए। तो यहाँ से संवेग में अनिश्चितता बराबर द्रव्यमान इंटू वेग में अनिश्चितता। ठीक है, ये शब्द बढ़ गया। तो यहां से देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा Px बराबर स्मॉल m इंटू डेल्टा Vx, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। ये आंसर तो पहले वाला आ गया, और इसको आप यहाँ से हटाते हैं तो अब आगे और सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ से हटा दिया। अब देखिए, यहाँ से डेल्टा Vx की वैल्यू हमें निकाल ली है, तो डेल्टा Vx बराबर डेल्टा Px अपॉन Me, ये बन जाएगा। Me क्यों लिखा, ये किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ऊपर देखिए वैल्यू कितनी थी 13.18 गुणा 10 की घात माइनस कितनी थी 30। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो आपको याद रखना है, तो Me बराबर होता है 9.1 10 टू द पावर -31 kg किलोग्राम में, या इसको हम ग्राम में भी लिख सकते हैं, 9.1 10 पावर -28 ग्राम। ठीक है, ये होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ से 9.1 10 पावर -31, इससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से जो वैल्यू डिवाइड होगी वो क्या होगी आपकी, नीचे से पावर ऊपर ले जाइए ऐसे में, तो हो जाएगा 13.18 9.1 और ऊपर रह जाएगा, ये -30 है और नीचे -31 है, तो 10 रह जाएगा, मतलब पावर 1। तो इसको लिख सकते हैं आप 131.8 बटे 9.1। तो इसका जो आंसर आएगा डेल्टा Vx, वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 14.48 मीटर पर सेकंड। तो वेग में जो अनिश्चितता आ गई वो कितने की आ गई, उसका आंसर यहाँ से दोबारा लिख देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से डेल्टा
वी एक्स इक्वल टू 14.48 मीटर पर सेकंड। तो वेग में अनिश्चितता आई आ गई, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका सेकंड पार्ट का। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।